Namaste and welcome all of you to the next lecture of our Security Laws and Capital Markets paper. Well, yes dear students, this is the next chapter and the first lecture for this next chapter that we are going to start off from today, and this chapter is based on one of the quite interesting topic of your part 1 in SL, that is mutual funds. हाँ जी बच्चों, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स पर आधारित एक ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में अराउंड 5 to 7 मार्क्स का वेटेज रखेगा और जिसमें म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें इशू करा जाता है, इनसे संबंधित टर्मिनोलॉजीज और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पढ़ना है। जी हाँ, मैं उसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में टीवी पर एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं हम कई बार कि म्यूचुअल फंड सही है। तो कैसे ये म्यूचुअल फंड सही है और क्या क्या चीजें हैं जो इसे लेकर के हमें पढ़ना है। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे टू अंडरस्टैंड व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, how the mutual funds are being issued, how did they started in the Indian securities market, and how do they occupy today one of the most important position as an instrument in the Indian securities market. हाँ बच्चों, जब मैं ये कह रही हूं आपसे कि ये सिक्योरिटीज मार्केट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, देन आई मीन दैट आफ्टर इक्विटी शेयर्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी जिसमें मार्केट में ट्रेडिंग होती है, that happens to be mutual fund. But these mutual funds have a long history and a long story through which they got into existence और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पहले जानना जरूरी है इससे पहले कि आप ये पढ़ने लग जाएं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे इशू करे जाते हैं और म्यूचुअल फंड्स किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं। So to start off with that, let us first understand what do we mean by this term mutual fund. सबसे पहले पूरा बेसिक समझेंगे, उसके बाद डिटेल में जाएंगे ये देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड इंडिया में कैसे आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक था, कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई गई और कैसे इन्हें इशू करा गया। Well, if I use the term mutual fund and in order to understand, if I divide it into two basic parts, सबसे पहला वर्ड जो म्यूचुअल आपके सामने आता है, इसका कहीं ना कहीं जो मतलब इंडिकेट होता है वो है दो लोग और उन दो लोगों के बीच की आपसी सहमति। That's what we call something mutual as, right? It is something between two or more people, and this definitely involves some sort of a cooperation or coordination in some set of activities. So that's what mutual is. जैसे आप और आपके दोस्त के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सो इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स यू एंड योर फ्रेंड, राइट? सो म्यूचुअल इज समथिंग दैट इन्वॉल्व्स टू और मोर देन टू पीपल. इट इज सम sort of a situation or a frequency or a tuning of two or more than two people. Now when I say the second term fund, it definitely means collection of money. फंड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो फंड से हमारा मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मनी, राइट? पैसा है, उसे इकट्ठा करा गया है, तो वो जो पूरा कलेक्शन है वो फंड बन जाता है। म्यूचुअल फंड का एक बेसिक मीनिंग जो इस एक्सप्लेनेशन से यानी इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने के बाद इनके इंडिविजुअल मीनिंग को कंबाइन करने से निकल करके आता है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड का मतलब है कलेक्शन ऑफ मनी बाय सम पीपल। ऑफ कोर्स वो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जब हम पीपल की बात कर रहे हैं। सो इट्स लाइक द कलेक्शन ऑफ मनी बाय सम पीपल इन द मार्केट। कुछ लोगों के द्वारा सिक्योरिटीज मार्केट में, स्पेसिफिकली लिख दे इन द सिक्योरिटीज मार्केट, फंड्स का कलेक्शन करा जाता है और ये म्यूचुअल फंड बन जाता है। But then this very basic definition does not suffice the requirement and do not explain in detail as to what mutual fund is. क्योंकि मैडम ऐसे कलेक्शन ऑफ मनी तो जब हम शेयर्स जारी करते हैं तब भी होता है, डिबेंचर्स इशू करते हैं तब भी होता है, बॉन्ड्स वॉरेंट्स जारी करते हैं तब भी होता है, तब भी हम बहुत सारे लोग होते हैं उन सबको ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो लोग पैसा देते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में एक कलेक्शन होता है, पूरा फंड बन जाता है। एंड हाउ डज म्यूचुअल फंड डिफर्स फ्रॉम दैट? इसे समझने के लिए
आपको समझना पड़ेगा एक और लॉजिक। देखिए बच्चों, इंडिया में इन्वेस्टर्स का बेस मोस्टली ऐसे इन्वेस्टर्स का है जिनके पास स्मॉल अमाउंट्स की सेविंग होती है। Now we know that Indian economy is mostly a middle class economy, right? अगर हम हमारी भारतीय या इंडियन पॉपुलेशन जनता के डेमोग्राफिक्स की अगर हम बात करें या जिस तरह से लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में इसकी अगर हम बात करें तो we reach to a conclusion that a major portion of the Indian population is middle class. इनफैक्ट ये मिडिल क्लास इतना बड़ा सेक्शन हो गया है बच्चों आज की डेट में कि इसमें भी अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेक्शंस बन गए। तो अब ये जो मिडिल क्लास सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, हमारी सोसाइटी का, ये मिडिल क्लास परिवार, ये मिडिल क्लास सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आमतौर पर या सामान्यतः सेविंग्स के नाम पर अलग अलग अमाउंट हर महीने बचाए जाते हैं फैमिली में। सेविंग्स की बात क्यों कर रहे हो मैडम? तो सेविंग्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा पेपर है और इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो सेविंग्स पे ही तो आधारित था। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था कि कैपिटल मार्केट्स जब इवॉल्व हुए थे तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आए जहां जिनके पास एक्सेस ऑफ फंड्स है वो अपने उन फंड्स को उनको देते थे जिनके पास उसका डेफिसिट है। एक्सेस ऑफ फंड्स मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग, और उसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता था। उस प्रोजेक्ट से रिटर्न कमाया जाता था तो जो रिटर्न मिलता था वो एक हिस्सा खुद बोरोवर रखता था, दूसरा इन्वेस्टर को देता था, है ना। तो ये जो मिडिल क्लास सेक्शन या इकोनॉमी है ना इंडिया की, इसमें सेविंग्स जो है वो हर महीना अलग अलग होती है। अब क्यों अलग अलग होती है? तो भाई दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल फैमिली इनकम। कोई परिवार महीने का 30,000 कमा रहा है, कोई परिवार महीने का 45,000 कमा रहा है, किसी परिवार की मासिक आय 75,000 रुपए है और किसी परिवार की मासिक आय 1.5 लाख रुपए है। Now based on these variations, the savings and the expenditure ratio also changes. और ये जो इतना बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो अलग अलग अमाउंट की सेविंग्स रखता है, वो इसे जब इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट, क्योंकि फाइनेंस का बेसिक रूल है पैसा निवेश करोगे तो बढ़ेगा। तो जो हमारे दो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होते थे ना बच्चों, ट्रेडिशनल सोर्सेज, परंपरागत स्रोत जो होते थे निवेश के, गोल्ड और प्रॉपर्टी होते थे। हर परिवार में जब भी पैसा अगर कहीं निवेश करने की बात आती थी, आप खुद जानते हैं आपके स्वयं के परिवार में जब भी पैसा कहीं निवेश करने की बात आती है तो मोस्टली पेरेंट्स का पहला प्रेफरेंस इन्हीं दो सेक्टर्स को जाता है, या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा था, कैपिटल मार्केट एक नया प्लेटफॉर्म बनकर बाहर आए थे जहां पर आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते थे और जहां पर आपको रिटर्न भी मिलता, कभी कभी ट्रेडिशनल सोर्सेज से ज्यादा परसेंटेज से रिटर्न मिलता। तो लोग ना इस नए ऑप्शन को भी ट्राई करने लग गए थे। और अब ये जो नया ऑप्शन निकला था कैपिटल मार्केट का, यहां पर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी सेविंग्स में इतना ज्यादा वेरिएशन है, इन्हें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अलावा भी अब कुछ नया देना था। भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे विकल्प की खोज हम करते जाते हैं। ऑप्शंस हमेशा जनरेट होते ही जाते हैं क्योंकि जनता बढ़ रही है, जनता की नीड्स बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ऑप्शन बढ़ रहे हैं। था एक समय जब जी मने जीनियस और चाय के साथ खाने वाला सिर्फ एक ही बिस्किट होता था जिसे हम पार्ले जी के नाम से जानते थे। आज तो यदि किसी कन्फेक्शनरी पर या किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे तो 10 से 12 ब्रांड्स के बिस्किट डिस्प्ले सेक्शन में दिख जाएंगे, राइट? पहले एक समय था जब वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंग बिरंगा नहीं, कैसा भी कपड़ा हो झिलमिल जाए, रंगीन कपड़ा भी झिलमिल जाए, एग्जैक्टली। तो तब वॉशिंग पाउडर निरमा होता था बस, और फिर दाग अच्छे होने लग गए। क्यों? क्योंकि बाजार में सर्फ एक्सेल, एरियल और रिन जैसे ऑल्टरनेट आ गए। और फिर आई वो टाइड वाली सफेदी, ध्यान है ना आपको वो एग्जाम्पल, टाइड वाली सफेदी, कैसे इधर से इधर घूम जाते हैं हम, पूरा टाइड की सफेदी आ गई, राइट? ऑप्शंस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए।
इन बढ़ते हुए ऑप्शंस के साथ साथ कैपिटल मार्केट में भी तो ऑप्शन बढ़ रहे थे। अब थोड़ी ना लोग सिर्फ इन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे थे कि गोल्ड है या प्रॉपर्टी है या शेयर्स डिबेंचर्स है। अब हमको ऑप्शंस चाहिए थे, more and more options that could cater to our needs, whether it was in terms of short period of time or it was for a medium or a longer duration of time. Options चाहिए थे। तब बाजार में निकल करके आया एक ऐसा ऑप्शन जिसमें कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स को इकट्ठा करा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक ऐसा फंड जो कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स को इकट्ठा करके बनाया जाएगा। इसका लॉजिक, इफ यू गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज, यू रिमेंबर आपके पास एक पिगी बैंक हुआ करता था, गुल्लक हुई करती थी, राइट, जिसमें आपको रोज या 2-4-5 दिन में जब भी मम्मी से, पापा से या रिलेटिव से कुछ पैसे मिलते थे तो वो आप उसमें डाल दिया करते थे, जस्ट एज अ पार्ट ऑफ योर सेविंग। और फिर कभी एक टाइम आया था जब आपने उसे फोड़ा था तो उसमें बहुत सारे पैसे निकल आए थे। मार्केट में हमें ऐसे स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स पर भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अब इन्वेस्टर को देना था। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। अब शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जैसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये बाजार में थे तो सही, बट अब ये थोड़े से पुराने हो चले थे। और बदलते हुए समय के साथ अब जो यंग जनरेशन आ रही थी जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, वो डायनेमिज्म चाहती थी, ऑप्शंस चाहती थी, विकल्प मिले। सिर्फ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वारंट पे जाकर के हमारी उंगली ना रुके, हमें और भी ऑप्शंस चाहिए बेस्ड ऑन आवर नीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आवर रिक्वायरमेंट्स। तो हमने क्या करा, हमने स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स को सबसे इकट्ठा करके एक बड़ा पूल तैयार कर लिया, फंड, और इस फंड को फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जिससे कि खूब बड़ा रिटर्न मिला और उस रिटर्न को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इन्वेस्टर्स में दे दिया। मतलब ये हुआ भाई कि भले ही आप महीने का 500 रुपया या 1000 रुपया जितनी सेविंग कर पा रहे हैं, जिसे यदि आप सामान्य तौर पर बाजार में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो कोई खासा रिटर्न इस पर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे म्यूचुअल फंड की योजना में लगा देते हैं बच्चों, यदि आप इसे म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा देते हैं और ऐसे हर महीने 500-500 रुपया डालते जाते हैं तो एक समय पर आकर के ये एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है जो रिटर्न के तौर पे आपको मिलता है। क्योंकि आपके जैसे ऐसे हजारों निवेशक हैं जो ऐसे महीने के 500-500 रुपए निवेश करते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो ये मान लीजिए ये सागर जो है ना, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये हमारा फंड है। अब इसमें जो बूंद बूंद करके टपक रहे हैं, ये जैसे सिक्के जैसे आपको दिख रहे हैं या ये नोट जैसे आपको दिख रहे हैं, ये वो पैसा है जो अलग अलग इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ अपनी महीने की सेविंग्स को यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हैं और ऐसे छोटे छोटे अमाउंट की सेविंग्स को इकट्ठा करके खूब बड़ा सा फंड तैयार हो जाता है। खूब बड़ा सा फंड तैयार हो जाता है। मानो भाई 1000 निवेशक हैं और 1000 निवेशक ने हर महीने 500 रुपए दिए। अब एक महीने यदि ये 1000 निवेशक 500 रुपया देते हैं तो ऑलरेडी ये 5 लाख रुपया तो एक महीने का ही कलेक्शन हो गया और 12 महीने तक ऐसे देते जाते हैं ये। अब बाजार में एक एक्सपर्ट, एक इंटरमीडिएरी होता है जिसने कि ये जो पूरा फंड तैयार हुआ है ना बच्चों, इस फंड को इन्वेस्ट करने का जिम्मा लिया होता है। वो आपके ऐसे 5 लाख या इससे जितने भी ज्यादा हैं इन सब पैसों को, इन चीजों को, इन मनी को इन्वेस्ट करता है। अब सामान्य तौर पर महीने के 500 रुपए पर आपको ब्याज कम मिलेगा, पर 1000 लोगों ने मिलकर के जब 500 रुपए दिए और टोटल बन गया वो 5 लाख रुपया का, तो उस 5 लाख रुपया पर इन्वेस्ट करने पर जो रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका सीधा लॉजिक है एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की चीजों का ही फायदा उठाना, अपना फायदा भी कमाना और दूसरे के लिए भी फायदा निकालना। Even I have a small amount of saving, you have a small amount of saving, सब लोग धीरे धीरे करके ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक बड़ा सा फंड तैयार होता है और इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान करता है बच्चों, उसको मार्केट में AMC या असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं।
आगे आएगा ये और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो समझ रहे हो लॉजिक क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड का, कि इट इज द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और द इन्वेस्टर्स एंड थ्रू विच वी जनरेट अ पूल, and this pool of money or the fund is thereafter invested into various projects that generates returns. अब इसका ये मतलब हुआ कि इन्वेस्टर सीधे उस कंपनी को जो निवेश करने वाली है पैसा न देते हुए एक मध्यस्थ को पैसा दे देता है। मतलब अब ये ऐसा हो जाता है कि भाई मानिए एक हाथ पे है आपका इन्वेस्टर, ठीक है, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स की सेविंग्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स की सेविंग्स हैं, ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। अब ये सारे स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स की जो सेविंग्स है ना, इन सब इन्वेस्टर्स ने पूरा दिया है मार्केट में एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। अब ये क्या करती है, ये एएमसी इस फंड को फिर इन्वेस्ट कर देती है किसी भी बोरोवर के पास। अब उसके इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकती है या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है और उस बोरोवर के पास इन्वेस्ट कर देती है। सो दिस इज लाइक आपका जो इन्वेस्टर है और जो बोरोवर है इनके बीच में एक एएमसी इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। बोरोवर इस पैसे पर रिटर्न कमाएगा, जो आपने दिया था एएमसी को और जो एएमसी ने दिया था उसे, वो क्या करेगा, वो रिटर्न कमाएगा और इस रिटर्न का फिर एक हिस्सा वो अपने पास रखेगा और कुछ हिस्सा एएमसी को दिया जाएगा, जिसका फिर कुछ हिस्सा एएमसी अपने पास रखेगा और बाकी बचा हिस्सा जो है वो इन्वेस्टर तक चला जाएगा। यानी सबकी चांदी हो जाएगी। इन्वेस्टर को उसके पैसे पे ब्याज मिल गया, एएमसी को अपनी सर्विसेज देने के बदले कमीशन मिल गया और बोरोवर को जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए था अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए वो मिल गया। म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ इस तरह से बाजार में आ गया। बस स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग इसका सबसे बड़ा लॉजिक था। अब यहां पर लाख रुपया 2 लाख रुपया जैसे ऐसे मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं थे। एज स्मॉल एज महीने का 500 रुपया भी आप लगा सकते हैं, महीने के 500 रुपए का भी निवेश आप कर सकते हैं और इस निवेश को करके आप अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम परचेज कर सकते हैं। वही म्यूचुअल फंड जिसके बारे में आप टीवी पर सुनते हैं कि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो इतने सारे बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है बच्चों। और आज की तारीख की अगर बात करें तो ये मार्केट में काफी प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, बिकॉज इट ऑफर्स लॉट ऑफ डायनेमिज्म प्लस रिटर्न पोटेंशियल। हाँ, एक बात जरूर है, और वो बात जो आप उन्हीं टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में सुनते हैं, दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जो स्कीम में आपका पैसा लगाया जाएगा वो बाजार जोखिमों के अधीन है। बाजार तो बाजार है भाई, और जोखिम तो इसमें है। बाजार छोड़िए यार, जोखिम या रिस्क तो हर जगह है। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। Why so? Because future is uncertain. तो अब उससे रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ है। हमें नहीं पता अगले 1 घंटे बाद क्या होने वाला है या अगले 3 घंटे बाद क्या होने वाला है। हर चीज का रिस्क है, किसी भी चीज का रिस्क है। तो मार्केट में भी ये रिस्क है। मार्केट तो सेंसिटिविटीज पे चलता है। कभी कभी रूमर्स मार्केट को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना बच्चों, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू दीज काइंड्स ऑफ रिस्क इन द मार्केट। लेकिन अब निवेश करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। भाई आप सोचे कि मैं कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री भी प्राप्त कर लूं और मेहनत भी नहीं करनी पड़े और पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं और मेरे को बिना मेहनत के पास का रिजल्ट मिल जाए या डिग्री मिल जाए, तो क्या ये संभव है? बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता बच्चों, कुछ भी नहीं। खाना शरीर को लगे इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है उसे चबाने की। 56 भोग का थाल आपके सामने रखा रहेगा और बैठे बैठे आपके मुंह में पानी आता रहेगा उसको देख करके कि अरे वाह क्या खाना है, अरे वाह क्या खाना है, अरे वाह मेरे को तो मजा आ गया क्या खाना है। क्या शरीर को लग जाएगा वो खाना? क्या जुबान पर उसका स्वाद आ जाएगा? नहीं ना। उसके लिए आपको कोर तोड़ना पड़ेगा, उसे मुंह में रखना पड़ेगा, उसे चबाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपके शरीर को लगेगा। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी।
तो पसंदीदा खाना बनकर के तैयार है, सामने थाली में परोस कर मम्मी ने रख रखा है, बावजूद उसके जब तक मेहनत करके कौर नहीं तोड़ते और चबा नहीं लेते उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, है ना। और वही जो अगर ये कर लेंगे तो फिर जब उसका स्वाद आएगा तब आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये जो मेहनत है ये हर जगह इन्वॉल्व है, और मेहनत के ही साथ साथ कहीं ना कहीं हर चीज में रिस्क भी जुड़ा है। मेहनत करना हमारा पार्ट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी फिर कर्म करना है फल की इच्छा करे बगैर, ऐसा हमें श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। पर हम तो कर्म करने के पहले ही फल की इच्छा कर बैठते हैं। इनफैक्ट फल क्या होगा उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कर्म क्या होगा। कर्म करना है या नहीं ये निर्धारित करा जाता है फल के आधार पर, जो कि गलत है, पर ये कलयुग है। फिर भी हम थोड़ा तो इसमें सुधार ला सकते हैं, है ना। रिस्क इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड सो इट इज इन द मार्केट एज वेल। बाजार में रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। कभी कभी आपके बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिटर्न बढ़ जाते हैं, और कभी कभी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अखबारों में आप पढ़ते, न्यूज चैनल्स पे आप सुनते हैं आज बाजार कुछ पॉइंट्स गिरकर बंद हुए, आज बाजार धड़ाम से गिर गया। अब धड़ाम से गिर गया तो कोई व्यक्ति थोड़ी था यार कि खड़े खड़े धड़ाम से गिर गया और आवाज भी आ गई। बट जस्ट दैट हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट दैट फीलिंग, टू क्रिएट दैट सीन और सिचुएशन की धड़ाम से गिर गया यानी डाउनफॉल ज्यादा आया, राइट। समझ रहे ना इतनी चीजों को। सो देयर आर रिस्क ऑलवेज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू दैट काइंड ऑफ रिस्क। हमेशा रिस्क मौजूद रहेंगे, इन सब के अधीन रह करके ही हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बेसिक और कॉमन लॉजिक यही होता है कि हमें इन्वेस्टर्स को एक ऐसा ऑप्शन देना है जहां पर उनके स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स को भी इन्वेस्ट करा जा सके, और ये स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स पर उन्हें रिटर्न दिया जा सके। यानी अब जरूरी नहीं कि आप बाजार में 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया न्यूनतम लगाएंगे तो ही निवेशक बन पाएंगे। मिडिल क्लास इंडियन इकोनॉमी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए नाउ यू कैन हैव ऑप्शंस इन द नेम ऑफ म्यूचुअल फंड्स वेयरइन यू कैन सेव एज लो एज 500 or 1000 रुपी पर मंथ एंड स्टिल कैन बी एन इन्वेस्टर इन द मार्केट। गॉट दिस? ओके नाउ सो देन चेक आउट, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या दी हुई है चीजें, क्या कहा गया है आपसे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको बताया मैंने कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जिसे एएमसी चलाता है। अभी अभी हमने नाम पढ़ा था बच्चों एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। थोड़ी डिटेल्स भी है इसकी, आगे के पार्ट में लेक्चर की कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको चलाती है, that brings together a group of people who invest their money in stocks, bonds and other security। हम आपसे पैसा लेते, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपको बताते भी हैं। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे मतलब ये जो अपन यहाँ पर डायग्राम में पढ़ा था ना, ये इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होगा कि डिबेंचर में होगा कि बॉन्ड्स में होगा, कहाँ होगा? ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताते हैं और उसके बाद ही आपके फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। So, in short, it is a mechanism for pooling of resources by issuing units to the investors and investing funds in securities as per the objectives that are disclosed in the offer document. Objectives clearly बताना होता है और उन्हीं objectives के हिसाब से फिर investment होता है, ठीक। हाउस होल्ड सेविंग्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। ये चीज अपन ने पढ़ी क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होंगे, हाउस होल्ड सेविंग्स कम होंगी तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे। But small investors generally since lack the expertise to understand and invest on their own in the securities market, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है एएमसी की, और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होते हैं, समझे। Look out this next paragraph that tells you that mutual funds have emerged as one of the most important class of financial intermediaries। म्यूचुअल फंड को इंटरमीडियरी क्यों बोला बच्चों? क्योंकि एएमसी है जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती है। अब इसको एएमसी बोलो या म्यूचुअल फंड कंपनी बोल लो, एक ही चीज है। तो ये पिछले कुछ समय में बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी बन के उभरे हैं जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट नीड्स को केटर करते हैं। इनफैक्ट ये इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एएमसी एक कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला ना, तो ये कंपनी होती है।
and they manages the funds, the pool that they have collected from the funds from the investors in the small amounts. ठीक है, बट ऑफ कोर्स एंड एज यूजुअल कोई भी म्यूचुअल फंड सेबी में रजिस्टर हुए बिना फंक्शन नहीं करता. जैसे कोई भी इंटरमीडियरी या बोरोवर जब तक सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है काम नहीं कर सकता, तो ठीक उसी तरह से इनका भी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है. पूरे रेगुलेशंस है जो सेबी ने इनके लिए बनाए हैं और जो हम पढ़ने ही वाले इसी चैप्टर में आएंगे. ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके लिए यहां पर जो आपको बताता है कि हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं. जैसे हम शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मिलता है, म्यूचुअल फंड में शेयर नहीं मिलता. यूज द वर्ड यूनिट. जस्ट लाइक आई हैव 1 यूनिट ऑफ सो एंड सो म्यूचुअल फंड स्कीम और आई हैव 200 यूनिट्स ऑफ सो एंड सो म्यूचुअल फंड स्कीम. शेयर नहीं होते बच्चों मेरे पास यूनिट्स होते. समझ रहे इतना? ठीक है, और इन यूनिट्स का जो भी परचेज सेल होता है ना, वो सारा करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट वैल्यू, जिसे नेट असेट वैल्यू कहते हैं. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे पर यूनिट वैल्यू कह सकते हो, यानी एक यूनिट की वैल्यू. ठीक वैसे ही जैसे आपका अर्निंग पर शेयर या एक शेयर की वैल्यू होती है, यहां पर वो नेट असेट वैल्यू होती है. परचेज सेल सब इसी के आधार पे होता है. कैसे निकालते हैं नेट असेट वैल्यू, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला है एक पूरा, और एग्जाम में उस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है. बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन है. जस्ट पुट अप द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. आगे के पार्ट में आ रहा है वो. ठीक है, अब थोड़ा सा ओरिजिनेशन मैंने यहां पर आपको इसका दिया कि म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में काफी पहले डेवलप हो गया था. इनफैक्ट 1963 के आसपास डेवलप हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी मोनोपोली जो थी वो उस समय में सिर्फ एक ही कंपनी की थी, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इट ऑलमोस्ट हैड अ मोनोपोली सिचुएशन. मोनोपोली, एकाधिकार जिसे अपन कहते हैं. कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उतने बड़े या तगड़े लेवल पर काम ही नहीं कर पा रहा था. इट ऑलमोस्ट हैड अ मोनोपोली. बट बाय द ईयर 1987 ये मोनोपोली थोड़ी सी खत्म हुई थी, क्योंकि उस समय फिर गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को भी म्यूचुअल फंड बिजनेस में हरी झंडी दिखा दी थी. पहले सिर्फ सरकारी सेक्टर की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसे इशू करा करती थी, बट 87 के बाद से पब्लिक सेक्टर के दूसरे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को भी इन्हें इशू करने की परमिशन मिली थी. इट वॉज फाइनली इन द ईयर 1993 जब प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए थे. अब आज की डेट में अगर आप अभी एज ऑफ नाउ अपने फोन पर गूगल के सर्च बार में जाके म्यूचुअल फंड कंपनीज टाइप करेंगे तो आपको दर्जनों कंपनियों के नाम मिल जाएंगे. क्या तो कोटक महिंद्रा हो या डीएसपी मेरिल लिंच हो, मैक्स हो, बहुत सारी कंपनीज है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों. सर्च करोगे तो हाथों हाथ सामने मिल जाएंगे. ठीक है, हर म्यूचुअल फंड कंपनी और स्कीम का सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है और उसके द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस के हिसाब से ही ऑपरेट करते हैं. अब वो रेगुलेशंस क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए वी हैव सम लेटर लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर ओनली. हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जो यहां पर मैंने आपको दिया, जो ये कहता था कि म्यूचुअल फंड्स ने एक कहावत, एक सेइंग को जस्टिफाई करा था. द सेइंग इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन. Put not your trust in the money, but your money in the trust. पैसे में भरोसा मत लगाइए, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि पैसा अपने आप नहीं बढ़ता ना बच्चों. क्या पैसे में दिमाग होता है? क्या पैसे में दिमाग होता है? क्या पैसा आपको बोलता है यहां लगाऊंगा तो बढ़, यहां लगाओगे तो बढ़ जाऊंगा और यहां लगाओगे तो घट जाऊंगा? नहीं. It is the human mind that plans where to invest and where not to. ये आपका दिमाग है जो बताता है कि कहां निवेश करने पर फायदा होगा और कहां नुकसान होगा, प्रेडिक्ट करता है. पैसा थोड़ी बोल सकता है आपको कि 6 महीने बाद मेरी वैल्यू गिर जाएगी या 6 महीने बाद मेरी वैल्यू उठ जाएगी, बढ़ जाएगी. म्यूचुअल फंड का बेसिक लॉजिक यही है कि पैसे पे भरोसा मत करो कि पैसा कहीं लगा दिया तो बढ़ ही जाएगा. ऐसा नहीं होता. कभी कभी जमीन में या सोने में लगाई गई चीजों के भी दाम घट जाते, गिर जाते हैं. अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां पर उसके ग्रोथ के चांसेस हो, एंड म्यूचुअल फंड ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट चांसेस ऑफ ग्रोथ फॉर योर फंड्स, फॉर योर सेविंग्स. सो हेंस वी से दैट पुट नॉट योर ट्रस्ट इन द मनी बट पुट योर मनी इन द ट्रस्ट. गॉट दिस? समझ गए इतना आप सभी लोग? चलिए
अब सेशन को आगे बढ़ाएं तो अब लाइन से आ रहे हैं कुछ एडवांटेजेस और उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमको म्यूचुअल फंड से संबंधित पढ़ना है। ऑफ कोर्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है तो दूसरी तरफ टेल होता है, बट टेल है तो हेड भी है और हेड है तो टेल भी है, सुबह है तो रात भी है, रात है तो सुबह भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, उजाला है तो अंधेरा भी होगा, देव है तो दैत्य है, दैत्य है तो देव भी है ना। तो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं आपके म्यूचुअल फंड के। तो भाई बहुत सारे एडवांटेजेस है, ऑलमोस्ट आधा दर्जन के बराबर 6 से 7 पॉइंट है। मल्टीपल बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड ऑफर करता है, जिसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर फंड्स, जो हर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता। देखो भाई, आज हम आप तो कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं, कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, राइट। तो मार्केट्स, इसके अप्स एंड डाउन, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब टर्म्स हम समझते हैं ना बच्चों, समझते हैं ना इन सब टर्म्स को। वहीं ऑन दी अनदर हैंड अगर आप बात करें किसी ऐसे व्यक्ति की जो कॉमर्स फील्ड से नहीं जुड़ा होता है, लाइक पीपल हु बिलोंग टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, people who are belonging to the field of medical, people who are architects, अब इन लोगों के पास कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड ज्यादा जानकारी तो नहीं होती, so they don't know how does a company performs and what are the parameters I need to check before making an investment decision. अभी मैं बीमार हो जाऊं या हो गई, आप क्या मेरा इलाज कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं ना, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। आप बीमार हो जाओगे तो क्या मैं आपका इलाज कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये काम तो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। वैसे ही वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इन इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, इन इन्वेस्टर्स की हेल्प के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने फंड्स को बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इन्वेस्ट करना है। अब आगे सारा काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी संभाल लेगी, सारी चीजें एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करेगी। उसका नाम ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी, भाई AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द फंड वेयरइन यू गेट द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। फर्दरमोर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। रिमेंबर दैट सेइंग जो हमारी हिंदी की कहानी पर आधारित थी। बचपन में आप सबने सुनी होगी एक कहानी, कई बार आपके माता पिता ने आपको एक कहानी सुनाई होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। याद है ना आपको? हालांकि वो कहानी उस समय लालच बुरी बला है इस टाइटल के साथ आपने पढ़ी थी कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था उस कहानी में? सोने का अंडा देती थी एक व्यक्ति के पास मुर्गी, हर रोज एक अंडा मिलता था उसे, पर लालच के चलते उसने ये सोचा कि यदि मैं इसका पेट काट दूं तो सारे के सारे अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 मुर्गी जिंदा रहती तो रोज एक अंडा मिलता। उसने तो अपने लालच के चलते एक बार में ही उसका पेट काट दिया, तो अब कहां से मिलेंगे उसे रोज अंडे? लालच बुरी बला होती है, ये हमने पढ़ा था। इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस इंडियन स्टोरी ऑफ आवर्स, दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी एक स्टेटमेंट दिया था इन्वेस्टर्स के गाइडेंस के लिए, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। दिस मींस अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। यार सारा पैसा एक ही जगह लगाओगे और अगर वही डूब गया तो जेब में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जब बाहर घूमने जाते हो पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, 2 से 3 अलग अलग जगह पर पैसा रखते हो, राइट? क्यों करते हो ऐसा? क्यों आपको कहा जाता है? हॉस्टल्स में जो लोग रहते हैं, हमेशा पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते हैं जब आप बाहर जाते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, बेटा सारा पैसा एक जगह मत रखना, कुछ पैसा वॉलेट में रखना, कुछ हॉस्टल पे ही घर पर ही रख करके जाना। ये सब सेफ्टी के लिए करते हो ना, क्योंकि यदि वॉलेट घूम गया तो थोड़ा पैसा अपने पास रहेगा ना घर पर भी। सारा का सारा पैसा एक ही जगह रखा, सारे के सारे कार्ड्स एक ही जगह रखे, और अगर वो ही घूम गया तो फिर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, राइट? वैसे ही आपने सारा का सारा पैसा यदि एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा दिया और वहां पर पैसा डूब गया, कुछ नहीं बचा अपने पास। तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट आफ्टर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका पैसा अलग अलग चीजों में, अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्टेड होता है, एंड नॉट इन जस्ट वन सिंगल स्कीम।
यहाँ पर ढेरों ऑप्शंस रहते हैं जिसमें कि आपके फंड्स को इन्वेस्ट करा जाता है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कोई न के बराबर ले सकता है। जैसे कोई बहुत तीखा खाना खाता है, किसी को नॉर्मल मिर्च चाहिए और किसी को मिर्च बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस जैसी आपकी पसंद है वैसी म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में मौजूद है भैया, ठीक है। तीसरा देखो बच्चों, तो तीसरा बेनिफिट आपसे क्या कहता है भाई? तीसरा बेनिफिट कहता है कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा आपको। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर अपने पैसे को एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आगे उससे संबंधित सारे डिसीजन लेने का अधिकार आपने एक इंटरमीडियरी को सौंप दिया। Plus there are very less paperwork and other formalities in terms of bad deliveries, in terms of delayed payments, follow up with the brokers, ये सब कुछ नहीं है। एक बार पैसा लगाओ, निश्चिंत होकर बैठ जाओ, तभी तो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। जाओ जल्दी और इंटरनेट पर ढूंढो कि इससे संबंधित और क्या क्या चीजें हैं। यहां पर देखो आगे के कुछ और पॉइंट। लो कॉस्ट, कंपैरेटिवली बाकी सबके कंपैरिजन में इस पर ब्रोकरेज और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं शेयर्स डिबेंचर्स के कंपैरिजन में। तो कॉस्ट या खर्चे बहुत कम है और उसके एवज में बच्चों रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई रहता है। रिटर्न पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा हाई म्यूचुअल फंड्स में, जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न पोटेंशियल हाई है। प्लस स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में सारे डिस्क्लोजर, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर मिलेगी। डेली बेसिस पर एनएवी स्टॉक मार्केट में आप चेक कर सकते हैं, आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करा गया उससे संबंधित सारी जानकारी आपके पास है। सिर्फ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी और द एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपकी स्कीम मैनेज कर रही है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, और जो इसे जारी करके आपका फंड आपसे लेता है और फिर कहीं और इन्वेस्ट करता है उसको म्यूचुअल फंड कंपनी या एएमसी कहते हैं। एक ही बात है दोनों, ठीक। लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, तरलता, इतना कि मैं जब चाहे जब अपना पैसा निकाल सकती हूँ। हालांकि ये सिर्फ ओपन एंडेड स्कीम में पॉसिबल है, क्योंकि इनके दो ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड दो तरह से बाजार में होते हैं लिक्विडिटी के आधार पे, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। खुले शिरे वाली और बंद शिरे वाली म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में कभी भी परचेस सेल हो सकता है, क्लोज एंडेड में एक टाइम के बाद ही होता है। तो जो ओपन एंडेड है, दिस गिव्स इन्वेस्टर्स एन ऑप्शन कि वो अपना पैसा एनएवी के आधार पर प्रॉम्प्टली कभी भी निकाल सकते हैं, जब भी उन्हें ठीक लगे। एनएवी बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है पैसा निकाल ले, निकाल लो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी जो म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करते हैं। समझ रहे था? लॉट ऑफ पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, पर ऐसा जैसा हमने अभी शुरू में बोला था, अगर बेनिफिट है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। हालांकि इन डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स के लिए हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। इस सेशन को आज हम यहीं पर रोकेंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इसका एक कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। जितने पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए, वी डिड नॉट कवर्ड मच ऑफ पॉइंट्स। हालांकि रिस्क इन्वॉल्व और डिसएडवांटेजेस में भी काफी सारे पॉइंट आएंगे, फिर हम इसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग पे जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इस सेशन को अपन यहीं पर रोकेंगे। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आगे की डिटेल्स के साथ आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।